Okay, I am starting the lecture. मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुआ तो हम इंडियंस को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स, एक्चुअली हमारे इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट लिया गया। तो इंडिया को भी इन्वॉल्व कर दिया और इसी से नाराज़ होकर जो हमारे मिनिस्टर्स थे, इंडियन मिनिस्टर्स थे, वो लोग अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिए। अब यहाँ पे है कि रिजाइन दे, जैसे ही रिजाइन दिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि ये लोग जो है इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बहुत ही कम सीट्स, बहुत ही कम वोट्स मिला था, इसलिए वो मिनिस्टर्स के पोजीशंस पे नहीं था, बहुत जगह पे वो गवर्नमेंट नहीं बना पाया था। उसने सोचा कि ये लोग कांग्रेस लोग अगर सरकार बनाया भी तो क्या, इनको रिजाइन देना पड़ा। उसी को सेलिब्रेशन के लिए ध्यान से देखना, उन्होंने शुरू कर दिया पाकिस्तान रिजोल्यूशन, लाहौर रिजोल्यूशन। लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था। मोहम्मद अली जिन्ना यहां से शुरू करता है टू नेशन थियरी। क्वेश्चन पूछ सकता है टू नेशन थियरी कहां से शुरू हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन लाहौर में हुआ था, वहां से टू नेशन थियरी आ गया। अभी तक जिन्ना का जो उसका मांग था, उसका डिमांड था कि एक्चुअली हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए, लेकिन अब आफ्टर द रिजोल्यूशन दे डिमांडेड फॉर द सेपरेट नेशन। वो बोला कि हमें अब अलग कंट्री चाहिए, अभी हमें सेपरेट इलेक्टेड नहीं, सेपरेट कंट्री चाहिए, सेपरेट देश चाहिए। और इसीलिए उन्होंने लाया पाकिस्तान रिजोल्यूशन, लाहौर रिजोल्यूशन। यहां पे एक टर्म आप देख रहे हैं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ये टर्म है, सबसे पहले मोहम्मद इकबाल, वही मोहम्मद इकबाल जो एक बार बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोग बहुत बार ये स्लोगन बोलते हैं, इस पे एक सॉन्ग भी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो स्लोगन है वो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अब वही मोहम्मद इकबाल बोला कि जहां पे भी मुस्लिम मेजोरिटी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में और फ्रंटियर फ्रंटियर एरिया जो है अफगानिस्तान के तरफ, वहां पे जो मुस्लिम मेजोरिटी है उसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये आइडिया किसने दिया था? इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा, वो जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट या सेपरेट रीजन था, उसका नाम, उसका नामकरण, उसका जो नाम दिया था वो रहमत अली। रहमत अली जो था वो एक्चुअली लंदन में, इंग्लैंड में रहता था, और उन्होंने बोला था कि जो हमें सेपरेट लैंड मिलेगा, सो दैट शुड बी नेम्ड एज पाकिस्तान। पाकिस्तान मीन्स द प्योर लैंड, ऐसा लैंड जो प्योर हो, पाक हो। और फाइनली जिन्ना जो है ये दोनों टर्म्स को बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया और नाम दे दिया पाकिस्तान, द लैंड ऑफ द प्योर पीपल, पाकिस्तान, ऐसा। तो वही है यहाँ पे। ये जो रिजोल्यूशन हुआ था वो 24 मार्च 1914 को हुआ था। It was 1930 that Iqbal suggested the union of the frontier province Baluchistan, Sindh, Kashmir as Muslim state within the federation. फेडरेशन मीन्स वर्ड कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगा। जैसे अभी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर जो है 28 स्टेट्स है, हर स्टेट में अपना गवर्नमेंट होता है। बोला कि जो मुस्लिम स्टेट बनेगा दैट शुड बी विद इन द फेडरेशन। फेडरेशन मीन्स यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था मोहम्मद इकबाल 1930 में। कौन कौन से रीजन को आप देख सकते हैं? फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस जो अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी है, पेशावर है, वो सब क्या फ्रंटियर प्रोविंस था उस समय में, ब्रिटिश टाइम में। बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है, सिंध, कश्मीर, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी था इसलिए उनको, उनका कहना था कि ये जितने भी रीजन है यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है तो इसको अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, एक अलग स्टेट बना दिया जाए। और उस स्टेट का नामकरण जो है वो रहमत अली साहब ने किया। द आइडियलिस्ट चौधरी रहमत अली डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्शन एट द
Cambridge, where he inspired a group of young Muslims and invented the term Pakistan. पाकिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ, सॉरी द प्योर लैंड. पाक मतलब प्योर, स्थान मतलब लैंड, द प्योर लैंड. लेकिन यही पाकिस्तान को बाद में कर दिया पाकिस्तान, द लैंड ऑफ प्योर पीपल. ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये टर्म दिया, ये नाम दिया लाहौर रिजोल्यूशन में, जो 24 मार्च 1940 को लाया गया. अब वहीं से आया टू नेशन थियरी कि हमें पाकिस्तान चाहिए. हमें तो अब सेपरेट इलेक्टेड नहीं, सेपरेट कंट्री चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए. मतलब भारत का दो टुकड़ा होगा, भारत बटेगा, दो भागों में बटेगा, एक मुस्लिम्स के लिए स्पेशल होना चाहिए. आई बात समझ में? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का था. द आइडियोलॉजी ऑफ इकबाल, वही इकबाल जो बोला सारे जहां से अच्छा, जब पाकिस्तान बन गया उनको बोला कि भाई आप जाओ, पाकिस्तान बन गया, बोला कि नहीं जाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. समझ गए? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा स्लोगन किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था. The vision of Rahmat Ali and the fears of Muslims were thus united by the practical genius of Jinnah. Jinnah was so genius. जिन्ना बहुत ही लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, बहुत जीनियस थे. इन दोनों के आइडियोलॉजी के, इनके विजन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से उसको पिरोया और बाद में पाकिस्तान का मांग कर डाला. ओके, सो जिन्ना टू ब्लाइंड मुस्लिम टुगेदर. The Lahore session of Muslim League held on 24 March 1940 passed Pakistan resolution and rejected the federal scheme. अभी कुछ देर पहले बताया था फेडरल, अभी के समय में मान लो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि हम ये फेडरेशन में नहीं रहना है, हमें तो अब अलग देश चाहिए, अलग कंट्री चाहिए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान रिजोल्यूशन, हाँ, फिर इन्वेस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मेन जो लड़ा है अब, क्योंकि ये जो है 1940 बाद के बाद का जो हिस्ट्री है वो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा है. आई होप समझ गए होंगे. क्लियर? कुछ डाउट तो नहीं है? चलिए, ये आप मैप गौर से देख रहे हो. बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया इस तरह का मैप था हमारे इंडिया का, इसे ही बोलते हैं अखंड भारत. ये जो रीजन आप देख रहे हो ये बांग्लादेश, ये रीजन क्या है? ये बांग्लादेश जो ग्रीन कलर का है अभी बांग्लादेश है. लेकिन उस टाइम में जब इंडिया पार्टीशन हुआ था, इंडिया का सेपरेशन, मतलब इंडिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो इन दैट टाइम इट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान का पार्ट था और ये जो है 1971 में पाकिस्तान से इंडिया ने अलग करा दिया इसको, उसका एक अलग हिस्ट्री है. तो 1971 में वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, बट अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. हियर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आप ग्रीन देख रहे हो ये भी क्या था? पहले इंडिया ही था, अभी क्या है? पाकिस्तान है. ये पार्ट आप देख रहे हो अभी पाकिस्तान है, सो इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का ही पार्ट था. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. हमारा देश दो भागों में बट गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन हैं, मुस्लिम तो था ही, लेकिन उसमें क्रिश्चियन भी है, उसमें जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, बहुत सारे, इवन पर्शियन भी है, बहुत सारे रिलीजन्स है. अगर सबको अगर एक एक लैंड दे देंगे तो फिर इंडिया कितना बचेगा? लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी द पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. दैट्स वाई अभी जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक कंट्री है. क्यों है बोलते हैं हम इस्लामिक कंट्री? बिकॉज पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है, मीन्स रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन है, वो इस्लाम है. हमारे इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है. दैट्स वाई हम बोलते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. इंडिया एक सेकुलर कंट्री है बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट एज इंडियन स्टेट्स हैव नो एनी ऑफिशियल रिलीजन. इवन द स्टेट्स रिस्पेक्ट, सपोर्ट, प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली. सारे धर्म को रिस्पेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं,
प्रमोट भी करते हैं, लेकिन हमारे स्टेट्स मतलब क्या है? स्टेट्स का मतलब होता है द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल बॉडीज, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स। ये क्या स्टेट है और इसका कोई भी धर्म नहीं है। तो ये तो चलो बाद की बात है, हम हिस्ट्री में इसको इसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऑन दी बेसिस ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये जो सेपरेट हो गया इंडिया में 1947 में, ये हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट। कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछते चलना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना, बिकॉज ये हम लोग का आज हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। तो ये कहानी थी पार्टीशन, मतलब क्या वो डिमांड करने लगा। अब बात आता है द अगस्त ऑफर 1940। ये अगस्त ऑफर क्या है? लिलिंथ गो वॉज दी वायसरॉय ऑफ इंडिया इन दैट टाइम। उस समय में लिलिंथ गो जो था वो इंडिया का वायसरॉय था। और आप जानते हो ब्रिटेन जो है उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व था, और उस टाइम में हिटलर जो जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर जो है वो ब्रिटेन पे बहुत सारा बमबारी कर रहा था, बहुत सारे बॉम्ब गिरा रहा था। इससे ब्रिटेन बहुत परेशान हो गया था। अब ब्रिटिश को इंडियन पीपल का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि इंडियन जो मिनिस्टर्स था ऑलरेडी रिजाइन दे चुका था। तो इंडियन के सपोर्ट्स के लिए जो वायसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम में था लिलिंथ गो, उन्होंने एक ऑफर दिया, दैट इज कॉल्ड अगस्त ऑफर, बिकॉज द मंथ वाज अगस्त। अब ये अगस्त ऑफर में जस्ट लॉलीपॉप दिया अपने ही पावर की, मतलब क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूछे बगैर इन्होंने बोला कि आपको आफ्टर वॉर आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, मतलब आप जो डिमांड कर रहे हैं स्वराज का, वो स्वराज आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जब वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी इंडियन रेवेन्यू खर्च हुआ है, उसके लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा। इस तरह के प्रोमिसेस जो है इस ऑफर में दिया था, लेकिन इट वो हम उसके पास जो है ना, हम बोल सकते हैं दैट ऑफर हैड नो एनी ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट, हम बोल सकते हैं ऑथोराइज्ड नहीं था। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, इन ऑर्डर टू विन द पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया, लिलिंथ गो कौन था? लिलिंथ गो वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडियन पीपल के ओपिनियन और सपोर्ट के लिए इस तरह का ऑफर लाया। ओके, मेन फीचर था अ प्रॉमिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस। वो बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, स्वराज देंगे, पूर्ण स्वराज नहीं देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। यहां पे देखो पूर्ण स्वराज की बात नहीं किया है, यहां क्या बात किया है कि डोमिनियन स्टेटस मीन्स स्वराज देंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर पूर्ण स्वराज और स्वराज में क्या डिफरेंस है? डोमिनियन स्टेटस एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल मैटर्स होता है जिसमें अभी इंडिया जो है वो इंडिविजुअली अपने बिहाफ पे अपने लिए जो है क्या करता है, बोलता है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस होता तो विद इन द नेशन, विद इन दी कंट्री तो हमारे हाथ में हमारा रूल होता, लेकिन आफ्टर द नेशन, नेशन के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वराज और पूर्ण स्वराज का यही डिफरेंस है। पूर्ण स्वराज में हम पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में हर जगह स्वतंत्र है। स्वराज मतलब हम सिर्फ भारत के अंदर स्वतंत्र है, भारत के बाहर नहीं। इसलिए बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। अ पोस्ट वॉर बॉडी टू बी क्रिएटेड टू इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोग का डिमांड था कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। बोला कि ठीक है आपका खुद का संविधान तो नहीं, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बदलाव करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ इनैक्ट करेंगे। इनैक्ट का मतलब ही होता है क्या, उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ इंसर्ट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, यही है इनैक्ट। However, this was to happen only after the approval from the British Parliament. बोला ये तभी पॉसिबल होगा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक शर्त रख दिया, एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर अप्रूव करेगा तब हम अपने संविधान में इनैक्ट करेंगे, बदलाव करेंगे। आप जरा सोचो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी अप्रूवल करेगा, अप्रूवल देगा? नहीं दे सकता था।
इमीडिएट एक्सपेंशन इन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैंने बताया था कि देयर वाज टू टाइप्स ऑफ काउंसिल्स एट द सेंटर, वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा था लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखो वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है ना बहुत कम इंडियंस को वो लोग मेंबर बनाते थे। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है क्योंकि दे वर द इलेक्टेड मेंबर, उसको इंडियन लोगों ने वोट देकर इलेक्ट करता था, इसलिए इसमें इंडियन मेंबर्स बहुत सारे थे। लेकिन वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बहुत कम इंडियन मेंबर्स था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, इसके बाद जो है आफ्टर द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 मैं वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आपके मेंबरशिप को बढ़ा देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। कौन? लिलिंथगो। फिर बोला फॉर्मेशन ऑफ वॉर एडवाइजरी काउंसिल। तो ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप था और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगस्त ऑफर को कोई भी इंडियन पार्टी या इंडियन जो लीडर्स थे वो कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, बोला कि ये जस्ट यूं ही दे दिया है, मतलब ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तब महात्मा गांधी बोलता है कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब महात्मा गांधी चाहते थे कि हम ब्रिटिश को डायरेक्टली हम प्रॉब्लम में भी ना डालें, इसलिए मास मूवमेंट वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये जताना चाहते थे कि आपने बिना पूछे हम लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट लिए है, तो हम यूं ही नहीं छोड़ देंगे, हम कुछ तो करेंगे। तो एहसास दिलाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम नाराज है, आपने इंडियंस को या इंडियन आर्मी को बिना परमिशन के आपने वर्ल्ड वॉर 2 में क्यों इन्वॉल्व किया, इसलिए महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे मतलब जो लीडर जिस जगह पे है, जिस लोकेलिटी में है, जिस जगह पे है, वो उसी जगह पे सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह मीन्स रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सत्याग्रह करेंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने बोला कि अब जो लीडर जहां भी है वहीं रहिए और आप अपने स्तर पे आपको जो भी कैपेसिटी है, जो भी आपका कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे सत्याग्रह कीजिए। और इस सत्याग्रह का नाम दिया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहला फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज विनोबा भावे। विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही बनाया गया। याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। जवाहरलाल नेहरू वॉज द सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही। इसके बाद ब्रह्मदत्त वॉज द थर्ड। और फिर धीरे धीरे एक एक करके हर जगह पे, जैसे बिहार में राजेंद्र प्रसाद वो भी सत्याग्रह करने लगे, जयप्रकाश नारायण वो भी इसमें आ गए, राम मनोहर लोहिया उसमें आ गए, सरोजनी नायडू, जहां पे जो भी लीडर्स थे उन लोगों ने क्या किए, इंडिविजुअल सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगस्त ऑफर के फेलियर के बाद महात्मा गांधी ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। द अगस्त ऑफर शॉक्ड नेशनलिस्ट, द कांग्रेस लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह। विनोबा भावे was the first सत्याग्रही, while नेहरू was second, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त was the third। ऐसा भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका था कि who was the third इंडिविजुअल सत्याग्रही। आंसर ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त was the third इंडिविजुअल सत्याग्रही। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है ब्रह्मदत्त, तो अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं ब्रह्मदत्त वॉज द थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही, क्योंकि एक एग्जाम में ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका था। चलिए नेक्स्ट। अब क्रिप्स मिशन देखा कि जो भारतीय लोग इंडिविजुअल सत्याग्रही कर रहे हैं, ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उस टाइम में ब्रिटेन जो है बहुत ज़्यादा समस्या में, प्रॉब्लम में फंस गया था, क्योंकि इनिशियली जो है 1942 तक
एडोल्फ हिटलर का जो है वो बहुत ही उसका स्ट्रैटेजी और उसका जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा सटीक था और बहुत ही एक्यूरेट था, और उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ब्रिटेन। बोला कि नहीं, हमें किसी भी कीमत पर किसी भी तरह हमें भारतीयों का, इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। इसलिए उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक मिशन इंडिया भेजा, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन। आप देख सकते हैं, क्रिप्स मिशन was sent in 1942. Stafford Cripps was the chairman of that mission. That is why this is called the Cripps mission. वो आया, उन्होंने बोला कि ठीक है लिलिंथ गो जो आपको बोला था, लेकिन अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट आपको बोल रहा है कि आफ्टर वॉर, जब वॉर हो जाएगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम आपको स्वराज्य दे देंगे। इसमें यही था। तो इसमें लगी कंडीशन था, आफ्टर वॉर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इंडिया वुड गेट दी डोमिनियन स्टेटस। लेकिन इंडियन लीडर्स का कहना था कि नहीं, हमें एक डेट बताओ, कौन से डेट को आप इंडिया छोड़ोगे, हमें डोमिनियन स्टेटस दोगे, वो एक डेट और टाइम बताओ। वो टाइम और डेट उसने नहीं बताया। तो महात्मा गांधी बोला कि आप जो है हमें पीडीसी दे रहे हो। पीडीसी का मतलब पोस्ट डेटेड चेक। क्या? पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी बोला कि आप हमें पीडीसी दे रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक, जो बाउंस भी हो सकता है बैंक में। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया पीडीसी ऑफ क्रम्बलिंग बैंक और क्रैशिंग बैंक। कौन सा बैंक? क्रैशिंग बैंक या क्रम्बलिंग बैंक। ऐसा बैंक जो कंगाल है, पहले से ही कंगाल है, जिसमें कुछ भी नहीं है, उसका पीडीसी आप दे रहे हैं। मतलब ये पीडीसी तो क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, ये पीडीसी कभी क्लियर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रिप्स कौन से मिशन को या कौन से रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पीडीसी बोला था? तो क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पीडीसी बोला था। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि उसमें क्रम्बलिंग बैंक या क्रैशिंग बैंक, कंगाल बैंक किसने ऐड किया था, किसने जोड़ा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इन December 1941, Japan entered the World War II and advanced towards Indian borders. By March 7, 1942, रंगून फेल। रंगून जो है, रंगून इज अ फेमस सिटी ऑफ म्यांमार। अब म्यांमार तक जो है जापान आ चुका था, इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था। तो ये भी टेंशन था कि जापान जो है ब्रिटिश के बहुत सारे कॉलोनीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है या जो ईस्ट चाइना है, ईस्ट चाइना जैसे मंचूरिया, ताइवान, तो ताइवान, मंचूरिया, ब्रूनी, लाओस, वियतनाम, ये जितने भी जो अलग अलग देश अभी देख रहे हैं हम लोग, ऑल दोज वर दी कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। वो सब के सब ब्रिटेन और फ्रांस का कॉलोनी था। वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा था। आई बात समझ में? लेकिन एक एक करके जापान वो सारे कॉलोनीज को अपने अंडर कर लिया और अब तो म्यांमार के रंगून तक पहुंच गया। तो ये भी एक टेंशन था कि इंडिया एक ऐसा कॉलोनी था ब्रिटेन के लिए जो बहुत ही फ्रूटफुल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में भी जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, जितना भी खर्च हुआ, वो इंडियन रेवेन्यू से ही उन्होंने किया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट with a view to getting cooperation from Indians sent Sir Stafford Cripps, leader of the House of Commons, to settle terms with the Indian leaders. आई बात समझ में? He offered a draft which proposed dominion status to be granted after the war. वॉर के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन अब ये कब देगा, ये डेट नहीं बताया उन्होंने। रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एज इट डिड नॉट वांट टू रिलाई अपॉन फ्यूचर प्रोमिसेस, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भविष्य में जो प्रॉमिस कर रहा है हम उस पर डिपेंडेंट है, हमें एक डेट बताए कब हो जाएगा, वो प्रॉपर डेट चाहिए। तो नहीं दिया, रिजेक्ट हो गया। गांधी जी टर्म्ड इट एज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं?
बोलो, दीक्षा, कीर्ति, नेहा, श्रुति। गुड। अब देखो, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, अनसक्सेस हो गया। तो अब महात्मा गांधी बोला कि नहीं, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, एक बहुत मतलब मास मूवमेंट करना पड़ेगा। मास मूवमेंट इन द सेंस पूरे इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने बोला, क्योंकि महात्मा गांधी को एक टेंशन ये था। क्या टेंशन था, ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो कि हमारा इंडिया का, बात कर रहे हैं इंडिया का, जो ये बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है ये। अब ये क्या, म्यांमार है, ये क्या है, म्यांमार है। अब देखो, म्यांमार जो है रंगून तक पहुंच गया था और इंडिया के अंदर वो आ जाता। तो महात्मा गांधी बोला कि चलो ठीक है, अगर हम ब्रिटेन के कॉलोनी है, ब्रिटेन हम पे जो है वो राज कर रहा है, तो ब्रिटेन तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जापान तो क्या है, जापान एक डिक्टेटर टाइप की कंट्री है, और उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक कंट्री है। अगर जापान के अंडर अगर इंडिया चला गया तो इंडिया कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता था। इसलिए महात्मा गांधी बोला ब्रिटेन को, क्या बोला ब्रिटेन को, कि तुम भारत छोड़ो, हम संभाल लेंगे। अगर जापान के आर्मी इंडिया आएंगे तो हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, तुम लोग भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। इसलिए इसका नाम पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके। तो इसी में इन्होंने बोला, एक स्लोगन दिया था महात्मा गांधी, डू और डाई का, डू और डाई। महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट मुंबई के सेशन 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1942 को आईएनसी सेशन ऑफ मुंबई में लॉन्च कर दिया। कि क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को लॉन्च कर दिया गया, और एक स्लोगन दिया, डू और डाई। इवन महात्मा गांधी ने बोला कि नॉन वायलेंस तरीके से ही ये मूवमेंट होना चाहिए, मतलब किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वायलेंस हुआ था। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, और 9 अगस्त 1942 के अर्ली मॉर्निंग जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। कब, अगले ही दिन सुबह सुबह 9 अगस्त को ही सबको अरेस्ट कर लिया। इसमें महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। ओके। तो इसलिए इस मूवमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सब के सब जेल में थे, लेकिन उस टाइम में जो यूथ थे, यूथ और वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है। क्विट इंडिया मूवमेंट में वुमेन्स एंड यूथ का बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा उसका रोल है, उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबके सब जेल में थे। तो उस मूवमेंट को कैरी ऑन किया, आगे लेकर चला वुमेन्स और यूथ। उस टाइम के जो यंगस्टर्स थे, वो यंगस्टर्स और वुमेन्स जो है ये दोनों ने मिलके इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया, आगे लेकर चला। So the causes for the launch of Quit India movement were: the failure of the Cripps mission was an eye-opener for the nationalists, and the news of Allied reverses in World War, British withdrawal from Southeast Asia, Burma, Burma means Myanmar, Burma को अभी जो है म्यांमार हम लोग बोलते हैं, म्यांमार का ओल्ड नेम जो है बर्मा था। बर्मा लिविंग लोकल पीपल एट दी मर्सी ऑफ जापानीज सोल्जर, क्योंकि जापानीज सोल्जर बहुत ज़्यादा क्रूएल था और उनके हाथों में छोड़ दिया, ब्रिटेन ने कुछ नहीं किया। तो सोचा कि शायद इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये दोनों कारण से इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया महात्मा गांधी। ओके। कहीं पे दिक्कत होगा बेटा तो पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोर्स ऑफ इवेंट्स, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 8 अगस्त
देखो ये मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ, बार बार इस पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि कौन से डेट को और कौन से सेशन में इसको लॉन्च किया गया। 8 अगस्त 1942 को कौन सा सेशन? आईएनसी का बॉम्बे सेशन था। उस टाइम में मुंबई नहीं था, उस टाइम में बॉम्बे हुआ करता था। आईएनसी का बॉम्बे सेशन में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डेट याद रखना, डेट को भूलना मत। The Congress envisaged a mass struggle on the non-violence line on the widest possible scale। जो मैं ऑलरेडी पूरा ये बता चुका हूँ, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है नोट्स में। It was made clear that if Congress leadership gets removed by arrest, early Indian who desires freedom strives for it must be his own guide। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने बोल दिया कि अगर हम लोग अरेस्ट हो जाते हैं, शुरू में अगर हम लोग को या इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट करके कैद करके जेल में डाल देते हैं, तो जो भी इंडियंस है जिनको आज़ादी चाहिए, जिनको इंडिपेंडेंस चाहिए, वो इस मूवमेंट को अपने ही स्तर पे इसको कैरी ऑन करेंगे। लेकिन एक गाइडलाइंस था कि नॉन वायलेंस तरीके से, वायलेंस तरीके से नहीं। तो गांधी एंड ऑल द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर अरेस्टेड ऑन द अर्ली आवर्स ऑफ August 9, 1942। There was a 3-month strike in अहमदाबाद, उसी में हुआ था। उषा मेहता, मैंने बताया था कि इस जो मूवमेंट था इसमें वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल था। उसमें कुछ वुमेन्स के नाम बता रहा हूँ आपको। उषा मेहता उस टाइम में रेडियो स्टेशन चलाती थी और उसका लोकेशन हमेशा बदलती रहती थी कि उनको डर था कहीं हम भी अरेस्ट ना हो जाए। इसलिए उषा मेहता और उनके जितने भी कॉलीग्स थे, सारे कॉलीग्स के साथ वो अपने लोकेशन को चेंज करते रहते थे कि ब्रिटिश जो पुलिस है उसको पकड़ न ले। इसलिए उषा मेहता का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और उसमें जवाहरलाल नेहरू तो जेल में थे, सॉरी, जयप्रकाश नारायण जो है वो भी नेपाल में जाके, नेपाल के एरिया के एक तराई एरिया है, तराई रीजन है, तराई रीजन में जाकर के वहाँ पर रेडियो पे पूरे इंडियन पीपल को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते थे, उनको एक्साइटमेंट देते थे कि इंडिया जो है अभी बहुत ही जल्दी आज़ाद होने वाले हैं। तो इस तरह के रेडियो प्रोग्राम करते थे उषा मेहता रैन एन इलीगल रेडियो स्टेशन हुज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन वॉज ऑफन चेंज टू अवॉइड पुलिस अरेस्ट। उषा मेहता के अलावा और कौन कौन से वुमन थे जो बहुत फेमस? इसमें कस्तूरबा गांधी, इवन इसमें इंदिरा गांधी की जो मॉम थी, इसका नाम क्या था, एक मिनट, कमला नेहरू। हाँ, कमला नेहरू का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। कमला नेहरू, इवन इंदिरा गांधी भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इवन अरुणा असफ अली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऐसे वुमेन्स, क्योंकि मेन लीडर्स तो थे नहीं, तो बचे कौन? तो यूथ बचे और वुमेन बचे, तो इसको कैरी ऑन किया। अब है राजा गोपालाचारी वो द मेंबर ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस का मेंबर था, लेकिन उसने क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या क्या अपोज किया था, विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन सा कांग्रेस लीडर ने अपोज किया था? राजा गोपालाचारी। तो राजा गोपालाचारी अपोज्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। अब जगह जगह पे जो यूथ था वो अपना खुद का गवर्नमेंट चालू कर दिया। ऐसे 3 गवर्नमेंट चालू हुआ, वैसे तो बहुत सारा हुआ, लेकिन हिस्ट्री में 3 ऐसे गवर्नमेंट जो है दैट इज कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट चल ही रहा था, लेकिन साथ में जो है इंडियन जो यूथ थे वो अपना खुद का सरकार चालू कर दिया, खुद का गवर्नमेंट चालू कर दिया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो कि जो बलिया, उत्तर प्रदेश में बलिया है, वहां पे चिट्टू पांडे अपना खुद का सरकार चालू कर दिया। इवन तमकुल जतिया सरकार, ये उड़ीसा में है, सतीश सावंत जो है वहां पे अपना गवर्नमेंट चालू कर दिया। सतारा महाराष्ट्र में है, तो सतारा महाराष्ट्र में है, वहां पे आप देख सकते हो नाना पाटिल जो है अपना खुद का सरकार चालू कर दिया। तो इसे बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। तो अलग अलग जगह पे, इवन बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में, इवन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहाँ के जो लोकल यूथ थे, मैं लीडर नहीं बोलूँगा बिकॉज उस टाइम वो लोग लीडर नहीं थे, लेकिन वो अपने स्तर पे उनको जो सही लगा वो किया,
उन्होंने सोचा कि हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है, हम खुद का गवर्नमेंट चलाएंगे, और उन्होंने अपना खुद का गवर्नमेंट चलाना चालू कर दिया। अब देखो, क्योंकि अब उसमें वायलेंस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट में जैसे ही यंग था, यंगस्टर्स था, यूथ था, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो होना ही था। तो एक्चुअली महात्मा गांधी ने बोला था कि जो हमारा मूवमेंट होना चाहिए वो नॉन वायलेंटली होना चाहिए, लेकिन नॉन वायलेंस की जगह पे वहाँ पे कहीं कहीं पे वायलेंस हो गया। उस वायलेंस के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एक वायलेंस हुआ था, ओके एक जो वायलेंस हुआ था जिसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया गया था, और ये हुआ था आपको बॉम्बे प्रोविंस में, और एक हुआ था कोलकाता मतलब बंगाल प्रोविंस में हुआ था। तो इससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो ब्रिटिश के जो वायसराय था इंडिया में, उन्होंने महात्मा गांधी पे एलिगेशन लगाया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस, इस वायलेंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। महात्मा गांधी बोला कि मैं अभी पूरे जिंदगी भर, पूरे लाइफ जो है, मैं अभी तक वायलेंस नहीं किया, मैं हमेशा नॉन वायलेंस के साथ चला हूँ, लेकिन आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हम पे हमें बोल रहे हैं कि हमने वायलेंस को सपोर्ट किया, जो कि सरासर गलती है, सरासर झूठ है, ये गलत है। और इसलिए महात्मा गांधी जी गुस्से में बोला कि मैं अब खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं अपने प्रायश्चित के लिए 21 डेज तक 21 दिनों का हंगर स्ट्राइक करूंगा, मतलब हम 21 दिनों का उपवास रखूंगा। तो वही बोलता है गांधी जी अंडरटुक 21 डेज फास्ट इन जेल। अब 21 डेज तक जो है वो जेल में फास्टिंग किया था। ऐसा बोलते हैं कि 13th डे, मतलब जब 13वां दिन था, 13th डे था, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गया था, उनके हाथ पैर पूरे जो है वो सुन पड़ गया था, वो हिलता डुलता भी नहीं था, ऐसे समझता था कि वो शायद से वो चल बसे है, मतलब उनका डेथ हो गया है। लेकिन उनके अंदर जो एक क्या बोल सकते हो आप, उनके अंदर जो स्टेमिना था, मतलब रिलीजियस स्टेमिना आप बोल सकते हो, या उनके अंदर जो अध्यात्म था, उस अध्यात्म की वजह से वो जिंदा रह गया। तो वही बोलता है कि हाउ एवर एज अ रिजल्ट इज मोरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्टेमिना। जी हाँ, स्पिरिचुअल स्टेमिना की वजह से जो है वो सरवाइव हो गए, वो जिंदा रह गए, लेकिन 21 डेज तक जो है उन्होंने अपना फास्ट पूर्ण किया, कंप्लीट किया। ओके किस लिए किया? क्योंकि महात्मा गांधी के ऊपर जो वायसरॉय ऑफ इंडिया था, उन्होंने एलिगेशन लगाया था, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस एंड यू हैव टू क्लेम इट, आपको इसको क्लेम करना चाहिए। महात्मा गांधी इसी के अपोज में, इसी के प्रोटेस्ट में ये 21 डेज का फास्ट किया था। दिस वॉज हिज आंसर टू द गवर्नमेंट विच हैड बीन constantly exhorting him to condemn the violence of the people in the Quit India movement. आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है 21 डेज तक महात्मा गांधी फास्टिंग किए थे। ओके डन, एनी डाउट? कुछ डाउट है? बोलिए। यस कृति, कृति। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके थैंक यू। ओके नाउ, क्योंकि इंडियन लीडर्स ऑलरेडी जेल में थे, और उस टाइम में हिंद जो मुस्लिम थे, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो बहुत ही खुश थे। चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि हमें अब मौका मिल गया, हम इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, जो लोग इलिटरेट है, जो लोग पुअर है, उनके सिंपैथी को, उनको हम अभी कन्विंस कर पाएंगे, उनके हम ब्रेन वॉश कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन लीडर्स तो है नहीं। तो उसके मतलब पीछे, उसके पीछे जो है अब मुस्लिम लीग्स के जितने भी लोग थे, वो मुस्लिम्स को, जो गरीब होते थे, इलिटरेट थे, जिनको कुछ पता नहीं था, उनका ब्रेन वॉश करना चालू किया कि देखो ये हिंदू लोग जो है, जिनके ऊपर हमारे पूर्वज ने हजारों वर्ष तक राज किया, वो लोग बदला लेना चाहता है। अगर इंडिया आज़ाद हो जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये सब के सब हमसे रिवेंज लेगा, हमसे बदला लेगा।
इसलिए सब लोग को एक साथ रहना है, और टू नेशन थियरी मतलब पाकिस्तान एक अलग नेशन का डिमांड करना है। इस तरह का काम ऑल इंडिया मुस्लिम्स करने लगा। अब ये बात जो है, अब वही CR राजा गोपालाचारी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था, बोला कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से वो अपोज किया था, उनको जेल में नहीं डाला गया था, वो बाहर थे। उन्होंने देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने फॉर्मूला लाया, उसका नाम है CR फॉर्मूला 1944 में। उनका कहना था कि चलो ठीक है, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उनसे वोटिंग करवाया जाएगा, वो वोटिंग करेंगे। अगर वोटिंग करते हैं, अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए या सेपरेट स्टेट चाहिए तो वोटिंग करवाना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर मान लो फेवर में हुआ तो सेपरेट स्टेट अगर बनेगा भी तो फेडरेशन के अंदर बनेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर। वो मुस्लिम स्टेट होगा लेकिन अंडर विद इन द फेडरेशन। तो इस तरह के जो है इनका कुछ कॉन्सेप्ट था। आप देख सकते हो, पहला इन 1944 चक्रवर्ती राजागोपालाचारी प्रपोज टू अपॉइंट अ कमीशन टू सेपरेट द डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में था वहाँ पे बोला कि ठीक है, हमको आपको सेपरेट इलेक्टेड देंगे, लेकिन आप इस तरह से डरे ना, क्योंकि जो पुअर थे, पुअर मुस्लिम्स, इलिटरेट मुस्लिम्स, उनको कन्विंस करने के लिए बोला कि हम आपको सेपरेट इलेक्टेड देंगे। कोई बात नहीं, देखिए आगे। इन सच एरिया अ वोटिंग टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज टू डिसाइड द इशू ऑफ सेपरेशन। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है, जिसे अभी अभी का जो कॉन्सेप्ट है, करेंट कॉन्सेप्ट जो है, द पीपल हु अटेन 18 ईयर ऑफ एज, जो 18 साल की उम्र को अटेन कर चुके हैं, उनको हम बोलते हैं क्या है, उसको हम बोलते हैं क्या, सफरेज। एडल्ट, एडल्ट सफरेज मतलब वो वोटिंग देने के लायक हो गया है, दे कैन वोट, सो दे आर कॉल्ड एडल्ट सफरेज। तो वो लोग जो एडल्ट है, जो समझता है, जो कुछ ना कुछ समझता है, जानता है, वो लोग जो है वोटिंग करेगा। वही बोल रहा है, इन सच एरिया अ वोटिंग टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज टू डिसाइड द इशू ऑफ सेपरेशन। उनको सेपरेशन चाहिए या नहीं चाहिए। दे वुड बी गिवन फ्रीडम इन केस दे फेवर्ड अ सॉवरेन स्टेट। बोला उनको ये फ्रीडम मिलेगा अगर उनको सेपरेट स्टेट चाहिए तो, लेकिन इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट टू बी मेड ज्वाइंटली फॉर द सेफगार्डिंग डिफेंस कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। अब मैं यहां पे थोड़ा एक लिंक कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। बिफोर अबोलिशिंग द आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 जो अभी जम्मू कश्मीर में था, उसको हटाने के पहले जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 3 सेक्टर में ही इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल था। आप देख सकते हो, यही सेम। कौन कौन सा? डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो 3 ऐसे सब्जेक्ट था, जब 370 जो है 370 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर में था, तो इंडियन गवर्नमेंट हैड ओनली 3 राइट्स ओवर द जम्मू एंड कश्मीर बिफोर रिमूविंग आर्टिकल 370। कौन कौन सा? डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। यही बोले थे CR फॉर्मूला में कि ठीक है, अगर आप लोग वोटिंग करते हैं फेवर में कि आपको सेपरेट स्टेट चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको दे देंगे, लेकिन 3 ऐसे फील्ड होगा जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट था। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को जिन्ना और इवन इंडियन जो हिंदू लीडर्स थे वो लोग भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए थे। सॉरी। मुस्लिम लीग was to endorse Congress demand for the independence and cooperate information of the provisional government। बोला कि मुस्लिम लीग को जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा, और कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो है इस फॉर्मूला में था। जिन्ना ऑब्जेक्टेड एज ही वांटेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थियरी। जिन्ना बोलता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें इस देश को 2 टुकड़ा करना है, 2 नेशन में बदलना है, 2 नेशन में बांटना है, एक पाकिस्तान होगा और उस पाकिस्तान का रखवाला मैं रहूंगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट था मोहम्मद अली जिन्ना का।
तो इन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। और जो हिंदू लीडर थे, ऑल इंडिया हिंदू संगठन का जो लीडर थे, जिनका नाम था वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, उन्होंने भी इसको अपोज किया, इसको कंडेम किया। ओके, चलिए, क्योंकि इंडियन लीडर्स तो सब जेल में थे, इसलिए इस फॉर्मूला का, सीआर फॉर्मूला का कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। अब आया वॉवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। क्योंकि आप जानते हो जून 14 से जुलाई 14 के बीच में जो है जर्मनी हार चुका था, इटली हार चुका था, जापान हारने वाला था। एक्सिस कंट्री के जो 3 कंट्रीज थे, एक्सिस कंट्री के 3 कंट्रीज, इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों ऑलमोस्ट हार गया था। तो अब सोचा कि चलो ठीक है, हम इंडियंस के साथ कुछ बात करते हैं, और वॉवल प्लान आया। वॉवल जो है एक शिमला कॉन्फ्रेंस किया वहाँ पे इंडियन लीडर्स को भी और साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स को भी बुलाया कि आप आइए शिमला, मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। वहाँ पे बोला कि ठीक है, जो एडवाइजरी काउंसिल है और वाइसरॉय काउंसिल है, उसमें हम इंडियंस और मुस्लिम्स दोनों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल कर देते हैं। इस बात से कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग दोनों एग्री हो गई कि ठीक है। तो यही था वॉवेल कॉन्फ्रेंस जो शिमला में हुआ था। तो आफ्टर कंसल्टेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन प्रॉब्लम, लॉर्ड वॉवेल, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, issued a statement known as Wavell Plan. The plan, which chiefly concerned Viceroy's Executive Council, proposed certain changes in the structure of council. जैसा ने बताया कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया, वही बता रहे हैं यहाँ पे। One of the main proposal was that of executive council would be constituted giving a balanced representation to maintain communities in it, including equal representation to Muslims and Hindu और Muslims को equal representation दिया गया। मेन यही था, मेन फोकस यही था। Soon after the Wavell plan was issued, the member of the Congress working committee were released from jail. वहाँ पे आप बोलेंगे कि कांग्रेस कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो कांग्रेस के लीडर सारे तो जेल में थे, लेकिन जैसे उसको एक्सेप्ट किया इस ग्राउंड पे कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हमारे सारे लीडर्स को जो अभी जेल में है उनको आप रिहा करेंगे, उनको आप रिलीज करेंगे, इसलिए सारे लीडर्स को रिलीज कर दिया गया जेल से वो लोग सब बाहर आ गए। A conference of 22 prominent leaders called at Simla to consider the Wavell plan reached no decision. अब वहाँ पे जो है मुस्लिम लीग को बहुत समझाया कि एक काम करो, तुमको हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिए हैं, लेकिन तुमको यहाँ पे सेपरेट स्टेट दे देंगे अंडर द फेडरेशन, लेकिन जिन्ना नहीं माना, जिन्ना रिजेक्ट कर दिया, उसको भी नहीं माना। एनीवे, अब आता है द इंडियन नेशनल आर्मी। मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूं, आप ध्यान से। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लीडर्स का मैं नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, जिनका बहुत बड़ा रोल था फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर से। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, SN बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, इसका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। कटक एक जगह का नाम है उड़ीसा में, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है उसके टोटल 14 ब्रदर्स में से इसका जो नंबर था 8 था, वो 8वां भाई था। शुरू से ये बहुत ही बोल्ड थे, ही वॉज सो बोल्ड फ्रॉम बिगनिंग, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे। इनके गुरु का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सुभाष चंद्र बोस का कॉन्सेप्ट था कि ईंट का जवाब पत्थर से, जो हमें एक मारेगा उसे मैं 2 मारूंगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर वो चलते थे। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो बोथ द लीडर्स वर इक्वल, दोनों लीडर्स इक्वल थे, दोनों में सब कुछ थे, नो डाउट। लेकिन जवाहरलाल नेहरू थोड़ा काम थे और ये थोड़ा बोल्ड थे, इसलिए महात्मा गांधी का जो चहेता बना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नहीं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो सो एजुकेटेड। एक बार इनके पिता ने इनको बोला
कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम टीचर को भी मारते हो, तुम जहाँ जाते हो लड़ाई झगड़ा करते हो, यू कैन डू नथिंग। इस तरह का इसको चैलेंज दे दिया। बोला ठीक है। उस टाइम एक एग्जाम होता था, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। ही हैड ओनली 3 months टू प्रिपेयर। आप जरा सोचो कि उसमें कितने ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व होते थे उस एग्जाम में। मतलब इसके पास सिर्फ 3 month था। इन 3 months he prepared so well, he gave the exam and he passed with 4th rank। ये पास ही नहीं हुआ, ये 4th rank भी लाया। और वो रैंक के बाद अपने पिता के पास गया, बोला कि देखो पापा, मैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको हम लोग आजकल यूपीएससी बोलते हैं, मैं क्रैक कर लिया हूँ। उसके पापा अपने उसके कलाई पे, उसके एक रिस्ट पे गोल्ड वॉच था, गोल्ड का वॉच उतारता है, उनको गिफ्ट में दे देता है, बेटा यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। इस तरह का स्टेटमेंट था। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं था कि ही वॉज डल, ही वॉज सो ब्रेव, ही वॉज सो बोल्ड, इवन ही वॉज सो इंटेलिजेंट ऑल्सो। बहुत ही अच्छा थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। मैं इनका नाम क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात आई द इंडियन नेशनल आर्मी की। अब देखो 1938 का जो आईएनसी का सेशन था, 1938 आईएनसी का सेशन जो हरिपुर में था, और 1939 का जो सेशन, एक्चुअली आईएनसी का सेशन वो त्रिपुरा में था आईएनसी का। अब देखो यहाँ पे ये त्रिपुरा और हरिपुर, ये दो जगह पे जो है ये क्या बने, चेयरमैन बने। कौन? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। Subhash Chandra Bose was the chairman of INC in 1938 in Tripuri session as well as in 1939 in Haripur session। ये दोनों जगह पे जो है वो INC का चेयरमैन रह चुके थे। 38 जैसे ही 39 में ध्यान देना, 39 में क्या हुआ कि 39 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस का कॉन्सेप्ट था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन है, हम जर्मनी से दोस्ती करते हैं, हिटलर से दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती करने के बाद हम ब्रिटेन को, ब्रिटिश को इंडिया से भगा देंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस तरह की बातें रखना शुरू किया। महात्मा गांधी को जब मालूम पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ के लोगों को जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, एक नाजिस्ट को, एक नाजी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी शुरू से थे। महात्मा गांधी बोला ये तो वायलेंस है, ये बहुत गलत है। तो इस सेशन में महात्मा गांधी जो है 19 की बात कर रहा हूँ, 1939 में वो अपने तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को अपना कैंडिडेट कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपना कैंडिडेट बना करके उसको खड़ा कर दिया, इधर सुभाष चंद्र बोस। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जीत गए, ही वॉन इन कांग्रेस वर्किंग कमेटी। लेकिन जब मालूम पड़ा कि महात्मा गांधी नाराज हो गए हैं मेरे जीतने से, वो थोड़ा सैड हो गए हैं, उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस बोले कि महात्मा गांधी जी, मैं आपके लिए अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। और वो क्या किया, आईएनसी को क्विट कर दिया, आईएनसी से बाहर निकल गए। सुभाष चंद्र बोस तब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। लेकिन अब जैसे वो इससे बाहर आता है, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि उसको घर से बाहर कहीं भी जाता है तो उसके पीछे पुलिस लग जाता था। अब सुभाष चंद्र बोस अभी हाउस अरेस्ट में थे, वो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते थे। फिर वो अपना भेष बदलकर किसी तरह से वहां से निकले, झारखंड पहुंचे, झारखंड से वो कराची गए, कराची से पैदल पूरे अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए वो पहले रसिया जाने वाले थे, लेकिन रसिया न जाकर के वो जर्मनी गए। और जर्मनी में जाने के बाद वहां पे बर्लिन में एक रेडियो स्टेशन ओपन किया। वहां से इंडियंस को प्रोवोक करते थे, इंडियंस को बताते थे, गाइड करते थे कि किस तरह से आगे इस मूवमेंट को लेकर चलना है। और बर्लिन में वो हिटलर से भी मिले, इसका भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा टाइम चला जाएगा। बर्लिन में वो हिटलर से मिले, हिटलर का सपोर्ट मिला इनको।
बर्लिन में ही इनके यहाँ पे एक टाइपिस्ट थी, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हो उस टाइम में, टाइपिस्ट, जिनसे वो शादी कर लिए। और जब वो टाइपिस्ट से शादी करने के बाद वो प्रेग्नेंट थी, उसी समय में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर बुला लिया गया। सिंगापुर, अब सिंगापुर क्यों बुलाया ये भी समझो। सिंगापुर क्यों बुलाया सुभाष चंद्र बोस को? सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर गया 1943 में, क्योंकि सिंगापुर, मैंने अभी बताया था कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी था, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये जितने भी कंट्रीज है, ये सारे कॉलोनी को अब जापान के कब्जा में था। जापान जो है वो सारे कॉलोनीज को अपने अंडर ले लिया था, और वो सारे कॉलोनीज में इंडियन सोल्जर्स थे। इंडियन सोल्जर्स जो है ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे लड़ रहा था। लेकिन जो सारे कॉलोनी को कैप्चर किया तो सारे इंडियंस सोल्जर को भी कैप्चर कर लिया, लेकिन मारा नहीं। बोला कि ये इंडियन है, इंडियन को नहीं मारा, सबको लेकर रखा। और रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं, रास बिहारी बोस, वही रास बिहारी बोस जो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पे दिल्ली में बॉम्ब फेंका था, जिसमें बताया था कि जो महावत थे, मतलब एलिफेंट कीपर थे, वो उसका डेथ हो गया था। तो वही रास बिहारी बोस और मोहन सिंह, ये दोनों के हाथों में सारे इंडियंस को, सारे इंडियन सोल्जर्स को दे दिया जापानीज सोल्जर्स ने कि लीजिए ये आपका इंडियन सोल्जर है, लेकिन हम इनके साथ कुछ भी बदसलूकी नहीं करेंगे। अब उन सोल्जर्स को किस तरह से यूज करे, किस तरह से उसको काम में लाए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया जर्मनी से सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस उस टाइम में पनडुब्बी जो होता है ना, उसके थ्रू जो है उस टाइम में वो जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे, और ये सारे कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो 4 ब्रिगेड में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड ब्रिगेड। तो ही डिवाइडेड द इंडियन सोल्जर्स इनटू 4 ब्रिगेड्स। और देखो खुद का नाम भी नहीं लिया, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड एंड लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। एक लेडीज का भी ब्रिगेड था, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये 4 ब्रिगेड में वो डिवाइड किया। और 2 जगह पे उसका हेडक्वार्टर था, एक था सिंगापुर में, दूसरा रंगून में। ही ओपन्ड 2 हेडक्वार्टर्स, one at सिंगापुर एंड अनदर एट रंगून। और वो ब्रिगेड था, उसका नाम दिया था आजाद हिंद फौज। उस ब्रिगेड, सारे ब्रिगेड का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। उसका स्लोगन था दिल्ली चलो। क्या? दिल्ली चलो। उन्होंने बोला था यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात, ये स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो यही था इंडियन नेशनल आर्मी जिसका मैं बात कर रहा हूं। तो फाउंडेड बाय रास बिहारी बोस विथ कैप्टन मोहन सिंह, जो अभी मैं आपको बताया हूं, कैप्टन मोहन सिंह एंड रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस escaped from India in 1941, reached Berlin, जो बताया भाई। In July 1942, he joined the INA, Indian National Army, at Singapore. There, Ras Bihari Bose handed over the leadership to him. The soldiers were mostly raised from Indian soldiers of the British Army who had been taken prisoners by the Japanese after they conquered Southeast Asia. 2 INA headquarters were Rangoon and Singapore, 2 headquarters था। INA had 3 fighting brigades named after गांधी जी, आजाद एंड नेहरू। लेकिन रानी झांसी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी था, मतलब टोटल 4 ब्रिगेड था। 1 एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन एंड 3 जो था वो मैन के लिए। अब सुभाष चंद्र बोस देखो मणिपुर तक पहुंच गया था, मतलब हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया आया तो जो हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड से वो पूरा कैप्चर कर लिया, ब्रिटिश आर्मी को वहां से भगा दिया। वो
सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो मणिपुर के इम्फाल तक पहुंच गया था। मणिपुर के इम्फाल तक वो पहुंच गया था, वहां पर ट्राई कलर जो फ्लैग है, तिरंगा झंडा है, उसको फहराया। लेकिन तभी मालूम पड़ा कि जापान के ऊपर एटम बम गिर गया है। आप जानते हो कि जापान के ऊपर जो है अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में क्या किया, बम गिरा दिया। तो पहला बम गिराया था हिरोशिमा पर, कहाँ, हिरोशिमा पे गिराया था। दूसरा बम गिराया था नागासाकी पर, कहाँ, नागासाकी पे दूसरा बम गिराया था। पहला बम गिरा, उसका नाम था लिटिल बॉय। व्हाट, लिटिल बॉय। इसका नाम था फैट मैन, बम का नाम था। तो जापान टोटली सरेंडर कर दिया, और अब जापान की तरफ से जो सुभाष चंद्र बोस को और इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट मिलता था, फूड मिलता था, वाटर मिलता था, सारे कनेक्शन बंद हो गया, सारे फूड या कनेक्टिविटी जो है वो ब्रेक हो गया। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस जब वहाँ से फिर जापान के लिए चला तो बोलते हैं कि जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, और प्लेन क्रैश में ही उनका डेथ हो जाता है। ये भी एक मिस्ट्री है, सस्पिशियस है कि उसका डेथ हुआ था या नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उनका डेथ हो गया था। सो INA हैड द फाइटिंग ब्रिगेड्स नेम्ड आफ्टर गांधी जी, आजाद, नेहरू, रानी झांसी ब्रिगेड। अब देखो, जैसे सुभाष चंद्र बोस इंडिया से गया, मतलब इम्फाल से जैसे ही वो जापान के लिए चला तो रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो गया, उनका डेथ हो गया। तब जो लीड सोल्जर्स थे INA का, उसमें से कुछ सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर कर लिया वहां से। सो द फर्स्ट ट्रायल ऑफ INA प्रिजनर टुक प्लेस एट रोडेन फोर्ट। अच्छा, एक चीज समझना, जो लोग भी गद्दारी करता है सेना के साथ, उसको क्या सजाए मौत मिलता था उस टाइम। तो उस टाइम में जो उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल मतलब सेना अपने बिहाफ पे जो है, जो भी सेना अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेता है, बगावत करता है, रेबेल बनता है, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है या जो कोर्ट मार्शल है वो कर सकता है। तो ऐसा ही जो है एक ट्रायल होने वाला था रेड फोर्ट पे, जिसमें 3 इंडियन सोल्जर्स, INA का जो सोल्जर्स था उनके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे स्टेप लेने वाले थे। एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे और एक सिख थे। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 3, PK सहगल हिंदू, शाहनवाज मुस्लिम एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख। अब देखो यहाँ बात हो गई कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और सिख भी है, इसलिए जितने भी इंडियन प्रोमिनेंट लीडर्स एज वेल एज जो इंडियन एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, सारे लॉयर्स ने वहाँ पे रेड फोर्ट पे उनके ट्रायल में गया उसको डिफेंड करने के लिए। उसमें जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल, नहीं वल्लभ भाई पटेल एडवोकेट नहीं था, ये हाँ भुल्ला भाई देसाई, सॉरी भुल्ला भाई देसाई। तो ऐसे लीडर्स जो है वहां पे गए। तो द काउंसिल्स फॉर डिफेंस वॉर भुल्ला भाई देसाई। देखो भुल्ला भाई देसाई का जो है वो बहुत बड़ा रोल था उसमें। तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, ये सारे लॉयर्स उसको डिफेंड करने के लिए वहां पहुंचा। इवन दो द कोर्ट मार्शल हेल्ड द INA प्रिजनर्स गिल्टी। कोर्ट मार्शल बोला कि जो INA प्रिजनर्स है, ये तीनों लोग जो है वो दोषी है, ये तीनों लोग क्या है, दोषी है, इनको सजाए मौत दिया जाए, डेथ सेंटेंस दिया जाए। इस तरह के कोर्ट मार्शल जो है वो आ गया। लेकिन इंडियन एडवोकेट्स के दबाव में या इंडियन पीपल के प्रेशर में उन्होंने इन तीनों को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। द गवर्नमेंट फेल्ट इट एक्सपीडियंट टू सेट देम फ्री। बोला कि इनको छोड़ने में ही भला है, उस सबको छोड़ दिया। इतना क्लियर? ओके। कुछ डाउट भी है? नो सर। द क्वेश्चन ऑफ गिल्ट वॉज नॉट द इशू। प्रश्न ये नहीं था कि वो सब के सब दोषी था। प्रश्न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास वो अधिकार था, वो राइट था कि वो क्या करे, क्योंकि कोर्ट मार्शल ने बोल दिया कि ऑल दोज वर गिल्टी। लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला कि नहीं, अच्छा है, भला है कि इसको छोड़ ही दो, इसमें ना पढ़ो, तो
इसलिए उसको सबको फ्री छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं द रिवॉल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, द रिवॉल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी दैट इज कॉल्ड रीन। ये रिवॉल्ट क्यों हुआ? ये रिवॉल्ट जो है एक्चुअली हुआ है 1946 में। बेसिकली दिस रिवॉल्ट का जो इमीडिएट कॉज था, द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट वाज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड बैड फूड फैसिलिटी। जो फूड था, खाना था, वो 4-5 दिनों से का जो पका हुआ पैकेज्ड जो फूड होता था वो उनको देता था खाने के लिए। और ये शुरू हुआ बॉम्बे से। बॉम्बे में जो वहाँ के नेवी थे, हम बात कर रहे हैं नेवी की, नेवी जो है उन्होंने म्यूटनी कर दिया, उसने विद्रोह कर दिया, रेबेल कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया, और इसलिए नाम दिया इसको रॉयल इंडियन नेवी। In February 1946, Bombay rating of HMIS Talwar revolted against British and struck work. उसने रिवॉल्ट किया और काम करना बंद कर दिया। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड बैड फूड वर द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। उस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था? भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात। दूसरा बैड फूड फैसिलिटी। ये दो जो है उसका मेन रीजन था, उसका इमीडिएट कॉज था। बीसी दत्त स्क्रॉल्ड क्विट इंडिया ऑन द शिप। अब जरा सोचो, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इंडिया में 1942 में ही लॉन्च हो गया, और यहाँ पे जो है 1946 में लॉन्च किया। कौन? INA। द HMIS हिंदुस्तान इन कराची ऑल्सो म्यूटिन्ड। आप देख सकते हो जो कराची, ये तो बॉम्बे में कर ही रहा था, अब जो कराची में जो था इंडियन नेशनल नहीं सॉरी रॉयल इंडियन नेवी, वो भी रिवॉल्ट शुरू कर दिया। और ऐसा करते 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 अराउंड 20,000 जो नेवी ऑफिसर्स थे वो सब के सब जो है अब रिवॉल्ट करना काम कर दिया, काम करना बंद कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब वो रिवॉल्ट करने लगा। By the end of the February, the strike had spread to the naval bases all over the country, involving about 20,000 ratings. अब जब ये होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो आर्मी थी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाले होते हैं, उसको सपोर्ट के लिए इंडियंस लीडर्स चले गए और सपोर्ट करने लगे अपने नेवी को। लेकिन बाद में उनको समझाया, उसको बुझाया और फिर वो आगे चलाते। यहाँ पे द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंटर और डिसीसिव पेज इन द ईयर 1945 एंड 46। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अब थोड़ा ही है, 3-4 कॉन्सेप्ट और है और हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। अब देखो जो मैं बात बता रहा हूं कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ? एंड हुआ। ये आप भी जानते हैं। 1946 के मार्च महीना में, मार्च मंथ में 1946 में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली सेंट अ मिशन टू इंडिया। इंडिया में एक मिशन भेजा, उसका नाम रखा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट अब इंडिया को अगर इंडिपेंडेंट करेगा तो कुछ ना कुछ तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाना चाहिए। तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द लॉर्ड एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट अ मिशन टू इंडिया। इट वाज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 मेंबर थे। कितने? देयर वर 3 मेंबर्स। एक था लॉरेंस पैथरिक, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. Alexander. So in that mission,
In cabinet mission, there were 3 members under the chairmanship of the Lawrence Patrick, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। 3 मेंबर्स का एक मिशन इंडिया में भेजा था ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो और वही असेंबली फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इसीलिए इस मिशन को भेजा था क्योंकि ये डिसिसिव फेज था इंडियन इंडिपेंडेंस का। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड एटली ने ऐसा क्यों किया। तो देखो, एक तो बहुत सारा प्रॉमिस पहले से किया था, और जो मेन रीजन आप देखिए है कि अभी आर्मी और नेवी जो अभी तक ब्रिटिश को सपोर्ट करता आ रहा था, वो भी अब उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। और आप जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 में अगर ब्रिटिश के पास इंडियन आर्मी नहीं होता तो ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 कभी नहीं जीतता। उनको मालूम था कि जो इंडियन आर्मी पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में उनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, हमारे इंडिया के 60,000 इंडियन सोल्जर्स का उसमें जान गया है। बोला कि वो जो पूरे वर्ल्ड को हरा सकता है वो हमें कभी भी हरा देगा। इसलिए वो एक तो प्रेशर था इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का कि अगर हम इंडिया को आज़ादी नहीं देंगे, जिस होप में इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ने हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा है, तो वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। एक प्रेशर वो था। दूसरा, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में 2 ब्लॉक था। अब 2 ब्लॉक था, एक था बताया एक्सिस ब्लॉक। एक्सिस ब्लॉक में आप जानते हो फ्रांस बोलता हूं, इटली, जापान, इटली एंड जर्मनी। बाकी जो ब्रिटेन था, यूरोप था, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, सब के सब क्या था, अलायंस कंट्री था। क्या था? ये सब था अलायंस ब्लॉक में, अलायंस कंट्री। तो अलायंस कंट्री का कुछ कॉन्सेप्ट था, ध्यान से देखना, इस कंट्री का कुछ कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि जितने भी कॉलोनी है वो सारे कॉलोनी को, मतलब उपनिवेशवाद को, इंपेरियलिज्म को खत्म किया जाए, और इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन इन दैट टाइम। और इसका ही कॉन्सेप्ट था, इसका एक आप बोल सकते प्रिंसिपल था कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे जो है को कॉलोनी नहीं बना सकता है। तो इसके जो गाइडलाइन था, इसका जो प्रिंसिपल था, उसके अगेंस्ट भी था। ये भी एक रीजन है। दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड, आप जानते हो कि इंडिया में इतने सारे मूवमेंट हुआ था, तो इसलिए उसने भेजा कैबिनेट मिशन। द न्यू लेबर पार्टी प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली मेड अ डिक्लेरेशन ऑन March 15, 1946 that British cabinet mission comprising of Lord Patrick Lawrence as chairman, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander will visit India। ये तीनों इंडिया में आया। The mission held talks with the INC and Muslim League। ये जो मिशन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बुलाया, उनको बोला, उनको समझाया कि 2 नेशन मत बनाओ, 2 कंट्री बनाओगे प्रॉब्लम में आ जाओगे। बहुत समझाने के बाद मान भी गया। ठीक है, अब जो है मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का लीडर, वो भी मान गया कि ठीक है, हम 2 नेशन थियरी के कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। और इस बेसिस पे अब ऑन May 16, 1946, the mission put towards its proposal. It rejected the demand for separate Pakistan। देखो, ये जो मिशन था वो सेपरेट पाकिस्तान का जो डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया कि दूसरा कंट्री पाकिस्तान नहीं बनेगा। और इवन इसको मान भी लिया। कौन मान लिया? मोहम्मद अली जिन्ना। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट। दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो क्या प्रॉब्लम हुआ, ध्यान से देखना। एक्सेप्ट किया, फिर से वोटिंग हुआ। वोटिंग हुआ मतलब हम बात कर रहे हैं, यहां पे मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अंडर द कैबिनेट मिशन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946। इन 1946 संवैधानिक सभा बनाया गया। इनिशियली द असेंबली हैड 389 मेंबर्स, 389
9 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे इसमें? 389 मेंबर्स। आप जानते हो ये जो वोटिंग हुआ था इसमें मुस्लिम लीग को बहुत ही कम वोट मिला था, ना के बराबर। इवन जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो लोग भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही वोट किया था, और मुस्लिम लीग को बहुत ही कम वोट मिला था, ना के बराबर उसको वोट मिला था। 389 मेंबर्स में से जो है सिर्फ 90, ध्यान देखना, सिर्फ 90 जो सीट्स था वो मुस्लिम लीग का था। बाकी 290, 99 था, सॉरी, 99 जो था वो क्या था, एक मिनट, हाँ 90 ही सीट था, सॉरी 90 ही सीट था। और इसलिए आईएनसी के पास जो है 299 सीट था। आईएनसी के पास कितना? 299 सीट्स। एंड मुस्लिम लीग के पास सिर्फ और सिर्फ 90 सीट्स था। इस बात से गुस्सा होकर के, इस बात से नाराज होकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन लिया, और वहीं पे राइट हुआ, हिंदू मुस्लिम जो रिलीजियस राइट है वहाँ से शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम को जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी था वो हिंदू को मार रहे थे, जहाँ जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी था, हिंदू मेजोरिटी था, वहाँ पे मुस्लिम को मार रहे थे। इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गया। तो इनिशियली इट हैड 389 मेंबर्स, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब होता है द इंडियन लैंड विच वॉज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। मतलब वो इंडिया जो ब्रिटिश के डायरेक्टली कंट्रोल में था, इट वॉज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। एंड 93 मेंबर्स वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स वैसे स्टेट जहाँ पे नाम के लिए प्रिंस तो था, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ही था। लेकिन हम जिसको बोलते हैं ना कि जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 ऐसे स्टेट था जो इंडिया में मर्ज किया, वही मैं प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ये बना और उसको वोट कम मिला, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया। वही बोलता है प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस इन द वोटिंग फॉर द Constituent Assembly, the Muslim League launched a direct action campaign on 16 August 1946, which resulted in heavy communal riot in the country. कंट्री में अब क्या हो गया? कम्युनल राइट शुरू हो गया, प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। कहाँ कहाँ? स्पेशली बंगाल में। ध्यान से सुनना, ईस्ट में, हमारे इंडिया के ईस्ट में बंगाल, इधर वेस्ट में पाकिस्तान, इधर मुस्लिम मेजोरिटी, इधर ही मुस्लिम मेजोरिटी, इस बीच में इंडिया है। अब यहाँ पे जो है कम्युनल राइट होना शुरू हो गया। शुरू हुआ बंगाल से। ऐसा बोलता है कि बंगाल में इतना भयानक, इतना खतरनाक राइट था जिसमें 10 लाख लोग, एक दो नहीं, कितने, 10 लाख लोग जो है इसमें मारे गए थे। जी हाँ, अराउंड 10 लाख पीपल वर डाइड, वर डेड सर, वर डेड इन बंगाल इन दैट राइट। अब देखो, इसको काम करने के लिए महात्मा गांधी को बंगाल जाना पड़ा। वो कहाँ गए? बंगाल गए। इधर जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन के बाद यहाँ पे पहले राइट होता है, यहाँ पे पार्टीशन के बाद राइट होता है। जब इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, और इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम जो है पाकिस्तान जा रहे थे। तो एक्चुअली लाहौर में, अमृतसर में जो एक ट्रेन आया पाकिस्तान से, वो पूरे के पूरे ट्रेन लाशों से, डेड बॉडी से भरा हुआ था। पाकिस्तान के मुस्लिम्स ने जितने भी हिंदू और सिख था सबको मारकर उस ट्रेन में डाल दिया था। और ट्रेन जब अमृतसर के स्टेशन पर पहुंचा, उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं था, एक्सेप्ट जो मोटरमैन है, मोटरमैन मीन्स ड्राइवर को छोड़ के, बाकी सब के सब जो है वो मार गया था। इसी के रिवेंज में इंडियन लोग भी, इंडियन हिंदू भी, जितने भी मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे सबको मार डाला। तो ये आफ्टर पार्टीशन हुआ। अब देखो इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है द लास्ट गवर्नमेंट, मतलब लास्ट गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन इंडिया में बना। क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लो कोई भी रूल या कोई भी ऑर्डिनेंस पास करना है तो विदाउट गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला कि ठीक है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन द इंतरिम गवर्नमेंट वाज
formed on 2nd September 1946. तो इसमें कांग्रेस को बहुत ऑन सितंबर 1946 एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड. कांग्रेस मेंबर्स लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंड इट, बट द मुस्लिम लीग डिड नॉट एज इट विदड्रॉ इट्स अर्लियर एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. क्योंकि इसको इस असेंबली में वोट नहीं मिला था, इसलिए इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं किया, और नहीं किया डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लेके आया. अब देखो, अब जब ये प्रॉब्लम हो गया, देखा कि अब इंडिया में जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है. अच्छा हाँ, पहले हम ये देख लेते हैं. दिस Constituent Assembly met on 9 December 1946. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected its president. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूँगा. Among 389 members, 389 मेंबर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the senior most. 389 मेंबर्स में सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्ड जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. दैट्स वाई ही वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द असेंबली. इसको बना दिया गया टेम्पररी चेयरमैन. टेम्पररी चेयरमैन, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता रहा आपको. द टेम्पररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज मेड on 9 December 1946. लेकिन 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days, the election was held for the presidency of the assembly and डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 11 दिसंबर को बना था. तो 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected, he was not selected, ये elected its president और चेयरमैन. तो इस असेंबली का चेयरमैन बनाया गया. The Muslim League did not join the assembly. Attlee's announcement, Attlee ने बोला कि ठीक है, ये अनाउंसमेंट था फरवरी 20, 1947. उन्होंने बोला कि मैं, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, 30 जून 1942 को इंडिया छोड़ देंगे. ये इंपॉर्टेंट है. Attlee announced that we withdraw from India by June 30, 1948. जब एटली ने बोला कि हम जून 30, 1948 को इंडिया को हम छोड़ देंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो उसके पहले 15 अगस्त 1947 को ही इंडिया क्यों छोड़कर चला गया? इसका भी कारण, इसका भी रीजन है. क्यों? क्योंकि अब अराइवल ऑफ माउंटबेटन इंडिया आया, सिचुएशन देखा कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, पिटेबल है, बहुत ही दिक्कत है, प्रॉब्लम है. जहाँ जहाँ राइट हो रहा है इंडियन में, मतलब मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा राइट हो रहा है, कम्युनल राइट की वजह से उनको टेंशन था कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस चपेट में आ जाएं, हम भी इसमें मारे जाएं, और इसलिए जो है वो जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ना चाह रहे थे. तो इसलिए आया माउंटबेटन प्लान ऑन 3 जून 1947. माउंटबेटन ने देखा कि अब इंडिया में 2 नेशन थियरी को फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 जून प्लान. इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 जून प्लान. So under the 3rd June plan or Mountbatten plan, the 2 nation theory principle was accepted by the Viceroy of India. मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट कर लिया. तो ऑन June 3, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन put forward his plan which outlined the steps for the solution of India political problem. आउटलाइन था प्लान का, इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. अब इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इंडिया और पाकिस्तान में. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत लोग मिस्टेक कर देता है. ऑन दी पेपर और ऑफिशियली पाकिस्तान इंडिया से 3 जून को ही अलग हो गया था. किसी से पूछोगे कि पाकिस्तान इंडिया से कब अलग हुआ था, सब बोलेंगे 14 अगस्त 1947 को. आप पूछना, पाकिस्तान के भी लोग बोलेंगे और इंडियन भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑफिशियली ऑन दी पेपर पाकिस्तान 3 जून को ही इंडिया से अलग हो गया था.
ओके, तो 3 जून को ही इंडिया से अलग हो गया था। अरे रे, तो इंडिया को अब जो है, इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, बंगाल एंड पंजाब विल बी पार्टीशनड अ रेफरेंडम इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब जिसको आप अभी आसाम बोल सकते हो। तो आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट था सिलहेट, सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वुड बी हेल्ड। मतलब बोला कि जो बंगाल है, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऊपर जो आसाम का डिस्ट्रिक्ट है सिलहेट, वो भी हम दे देंगे बांग्लादेश को, मतलब पाकिस्तान को। तो ये पार्ट दे दिया पाकिस्तान को, और ये क्योंकि बंगाल के वेस्ट वाला पार्ट आ गया इंडिया में, इसलिए अभी भी हम इंडिया में ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में होने के बाद भी हम बंगाल को वेस्ट बंगाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेस्ट बंगाल? क्योंकि एक्चुअली बांग्लादेश वो द ईस्ट बंगाल, और बंगाल जो अभी हमारे इंडिया में है इट वो द वेस्ट बंगाल। सो देयर वुड बी अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। बोला कि उनके अपने संविधान बनाने के लिए उनका अलग से संवैधानिक सभा बनाया जाएगा। द प्रिंसली स्टेट वुड एंजॉय द लिबर्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी राज्य है, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है, उसको लिबर्टी दिया जाएगा, चाहे वो इंडिया के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए या वो इंडिपेंडेंट रहे। उसके पास 3 ऑप्शन था, 3 विकल्प था कि वो इंडिया के साथ भी जा सकता है, पाकिस्तान के साथ भी जा सकता है, या वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। ओके, On 15 August 1947 was the date fixed to handing over power to India and Pakistan। जैसा कि मैंने बताया, माउंटबेटन चाहता था कि जितना जल्दी हो सके इंडिया को इंडिपेंडेंट देकर यहाँ से जाना ही अच्छा है, इसलिए वो 30, ध्यान देना कितना था, 30 जून 1948 का वेट ना करके वो 15 अगस्त 1947 को ही बोल दिया कि हम इस दिन जो रेन है वो इंडिया को हम क्या कर देंगे, दे देंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इन जुलाई 1947 विच कंटेन द मेजर प्रोविजंस पुट फॉरवर्ड बाय द माउंटबेटन प्लान। अब देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक्ट पास किया। क्या पास किया, क्या बोला? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान, सब एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अच्छा है, मतलब कम्युनल राइट जो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में मर रहा है, इससे अच्छा है कि ठीक है हम पाकिस्तान को हम इंडिया से अलग कर ही देते हैं। तो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 560 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। देखो, इसके लिए एक अलग ही स्टोरी है, पता है आपको? 562 अभी तक जो है गोवा, गोवा वॉज अंडर पोर्टुगीज, पोंडुचेरी, पोंडुचेरी वॉज अंडर फ्रांस। ये गोवा जो है वो पोर्तुगीज का कॉलोनी था, पोंडुचेरी जो है वो फ्रेंच का, फ्रांस का कॉलोनी था, और इवन 562 स्मॉल स्टेट्स को वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में मिला लिया था, क्योंकि बोल दिया था कि जो प्रिंसली स्टेट है वो स्वतंत्र, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, इंडिया के साथ भी जा सकता है और पाकिस्तान के साथ भी जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। उन्होंने क्या किया कि सारे लोगों को, वहाँ के जो प्रमुख राज प्रमुख होते थे, वहाँ के जो प्रिंस होते थे, वहाँ के जो किंग होते थे, उनको कन्विंस करके और फाइनली इंडिया में मर्ज करा लिया। लेकिन 3 ऐसे स्टेट्स था जो इंडिया में मर्ज नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहता था। अब ये 3 स्टेट कौन कौन सा था? तो एक तो आप जानते हो हैदराबाद, जिसको हम अभी आंध्र प्रदेश बोलते हैं, वो हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में, वहाँ का जो किंग था, वहाँ का नवाब था, वो बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जूनागढ़ गुजरात में,
जूनागढ़ का भी नवाब था, वो बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो किंग था, तो जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू, ध्यान देना, जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा था वो हिंदू था, यहाँ का जो किंग था वो हिंदू था। लेकिन जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था, हैदराबाद का नवाब मुस्लिम था। जूनागढ़ और हैदराबाद में हिंदू मेजोरिटी रहते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी रहता था। यहाँ के जनता चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाएं। जम्मू कश्मीर के जनता बोलते थे, वहाँ के पब्लिक बोलते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन वहाँ के किंग बोलते थे कि नहीं, हम इंडिया के साथ रहेंगे। यहाँ का किंग था हरी सिंह, हरी सिंह बोलते थे हम इंडिया के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ के पब्लिक बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर ने लास्ट में डिसाइड किया कि ना हम पाकिस्तान जाएंगे ना हम इंडिया जाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर आता है, इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल बोला, पहले समझाया, बहुत समझाया, नहीं माना, बोला ठीक है, वहाँ का पब्लिक, वहाँ का लोग जो बोलेगा वही होगा। यहाँ पे क्या करवाया गया, रेफरेंडम करवाया गया। ये रेफरेंडम का मतलब क्या है, रेफरेंडम का मतलब है कि वहाँ के जो पीपल, वहाँ के जो लोग थे, उनको बोला तुम वोट दो कि तुमको पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया में रहना है। वहाँ के लोगों से वोटिंग करवाया गया, रेफरेंडम करवाया गया। वहाँ के पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो बोला हम इंडिया का साथ रहेंगे, और इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम जूनागढ़ बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्ट बन गया। और यहाँ का जो नवाब था वो रात को डर से भागकर पाकिस्तान चला गया। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद में जो पॉपुलेशन था हिंदू और मुस्लिम का, वो ऑलमोस्ट इक्वल था, जितना हिंदू उतना मुस्लिम भी। लेकिन प्रॉब्लम था कि अगर यहाँ पर रेफरेंडम करवाता वल्लभ भाई पटेल, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे वोटिंग जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में हो जाता। इसलिए बोला कि ठीक है, हम यहाँ पे रेफरेंडम नहीं करवाएंगे। यहाँ पे लिया पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन के बेसिस पे पूरे हैदराबाद को इंडिया में जबरदस्ती मर्ज करवा दिया गया, क्योंकि वहां के पीपल चाहते थे इंडिया के साथ रहना। तो इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मिलिट्री एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द पुलिस एक्शन, सॉरी रेफरेंडम। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट कब बना, ये भी समझिए। अब देखो, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया के साइड में था, उधर से वेस्ट से पाकिस्तान, साउथ और ईस्ट से इंडिया। तो इंडिया बोला कि ठीक है, अलग रहो। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा कि वल्लभ भाई पटेल 562 इंडियन स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर लिया है, तो उन्होंने भी बलूचिस्तान पे ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया। बलूचिस्तान के जो लोग हैं अभी भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो वही जो बलूचिस्तान, क्वेटा, क्वेटा एक जगह है, प्रोविंस है, उसको भी कैप्चर कर लिया। और वो कैप्चर करके फिर जो है वो सिंध को भी कैप्चर किया। सिंध को भी कैप्चर करने के बाद वो जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पे जब अटैक किया, हरी सिंह आया इंडिया के पास, अब बोला कि हमें मिलिट्री सपोर्ट दो, पाकिस्तान हम पे अटैक कर दिया है। तो नेहरू जी ने बोला कि हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, आपका जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू साइन ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बोला कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या, कि जो डिफेंस, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे इंडिया कंट्रोल करेगा, बाकी पे आप कंट्रोल करोगे। वो बोला कि ठीक है, और हरी सिंह ने सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया। और ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। और फाइनली इंडियन मिलिट्री जाता है और उसको पीछे करता है। फिर इंडिया के जो मतलब यूएन इसमें इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पे जो था वहीं पे रह गया, और उस प्लेस को, उस जगह को नाम दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर
used iron hand in this regard. By August 15, 1940, all the states, with a few exceptions like Kashmir, Hyderabad and Junagadh, had signed the instrument of accession. बाकी सब ने साइन कर लिया, लेकिन ये तीन ऐसे स्टेट था जो साइन नहीं किया था. गोवा वॉज विद द पोर्टुगीज एंड पौंडीचेरी विथ द फ्रेंच, जो मैं बता चुका हूँ आपको. तो हमारा जो है ये हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री वो फिनिश हो गया है. अब जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है, ये मैं नोट्स में दे दूंगा, या आप पढ़ लेना. कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है जिससे क्वेश्चन आता है. बैटल ऑफ हैदफिश, ये 326 बीसी में हुआ था. किसके बीच में? बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसा बोलते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये हुआ था ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर. झेलम रिवर के बैंक पे ये वॉर हुआ था. तो एक्चुअली बैटल पूछेगा किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था. तो बैटल ऑफ हैदफिश वाज हेल्ड इन 326 ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर. एक्चुअली हैदफिश जो है उसके हॉर्स का नाम था. इन दैट बैटल द हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर वाज किल्ड, दैट्स वाई उसके नाम पे इस बैटल को बोल दिया है बैटल ऑफ हैदफिश. द पोरस बताया था, जो पूर्वा का पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, बट द वेलर ऑफ पोरस इम्प्रेस्ड अलेक्जेंडर, ही रिटर्न्ड हिज किंगडम टू हिम. बैटल ऑफ कलिंग बहुत फेमस है. ये हुआ था बिटवीन अशोका. अशोका जो है वो कलिंग को कैप्चर किया था. अशोका डिफीटेड कलिंगा किंग. आफ्टर दिस वॉर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, प्रीस्ट इट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच में हुआ था. यही जयचंद जो सपोर्ट किया था, किसको सपोर्ट किया था? ये जयचंद जो है मोहम्मद घोरी को सपोर्ट किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए. तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने हराया था बैटल ऑफ टेरेन में. बैटल ऑफ टेराइन 1191, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गया था, मोहम्मद घोरी हार गया था. लेकिन इन नेक्स्ट ईयर 1192 बैटल ऑफ टेराइन, सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन में मोहम्मद घोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे पानीपत की लड़ाई, जब बाबर आया था तो बाबर इंडिया में 4 लड़ाई किया. क्या किया? बाबर इंडिया में जो है 4 नहीं, हाँ 4 लड़ाई किया. पानीपत ऐसे बोलते हैं, बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखकर सो गया, ऐसा आप समझिए. बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी. बैटल ऑफ खानवा इन नेक्स्ट ईयर 15, अरे रे रे, और ये क्या हो गया? सॉरी. पानीपत 1526, बैटल ऑफ खनवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529 एंड उसका डेथ इन 1530.
ये हिस्ट्री है बाबर की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्रॉनिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में करने के लिए। अब देखो यहाँ पे पानीपत जो है हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। खनवा हुआ था बिटवीन बाबर एंड राणा संगा। चंदेरी बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। मेदिनी राय और राणा संगा दोनों दोस्त था बिटवीन बाबर एंड इस्लाम लोदी। डेथ। देखो इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट है। बाबर आया, पानी पिया, फिर खाना खाया, चांदनी रात को घाघरा पहनकर सो गया। घाघरा पहनकर सो गया। वो याद हो जाएगा। तो देखो पानी पिया, बाबर आया, पहले क्या किया, पानी पिया मतलब पानीपत की लड़ाई। खाना खाया मीन्स खनवा, बैटल ऑफ खनवा। चांदनी रात को मतलब चंदेरी की, बैटल ऑफ चंदेरी। घाघरा पहन के, घाघरा मीन्स बैटल ऑफ घाघरा। एंड डेथ, सो गया मतलब डेथ। तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर में इसको याद करने के लिए क्या है, एक जस्ट सेंटेंस है जिसे आप याद कर सकते हो। तो ये जो बैटल है, ये सारे बैटल्स मैं पीडीएफ में लिख दिया हूँ, एक बार आप लोग देख लेना। और ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। इसके बाद मैं आप लोग का टेस्ट रखता हूँ, संडे को आप लोग का हिस्ट्री का टेस्ट होगा। ओके, संडे को मैं हिस्ट्री का टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके